हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यूनिट 1 करवाऊंगी। गाइस, ये जो बुक है आपकी हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें एक ब्लॉक है जिसके अंदर आपको इन टोटल 12 यूनिट्स गिवन है। देखिए यहाँ पे ये 12 यूनिट्स आपको इस बुक में गिवन है हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। इसकी एक यूनिट 2 एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1 हंटिंग गैदरिंग एंड नॉमैडिक सोसाइटीज़, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस यूनिट को यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको इसकी यूनिट 1 करवाऊंगी, स्टडिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन हिस्ट्री। मतलब कि ये इस बुक का एक तरीके से बेसिक इंट्रो है, क्या है इसमें पूरा सब कुछ मैं आपको आज करवाऊंगी। सो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये है यूनिट 1, स्टडिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन हिस्ट्री। जो एनवायरनमेंट पे के जो कंसर्न्स है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है, क्या क्या लॉसेस हैं, ये सब चीज़ें आपकी इस यूनिट में आपको मिलेंगी। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको ये यूनिट कवर करने के बाद ये सब चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ करते हैं हम यूनिट 1। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। कोई भी यूनिट है उसका इंट्रो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंट्रो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखिए, जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है एक प्राइमरी प्रोडक्ट है फॉर द इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए जो मार्क करनी है आपको, जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है या जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है ना, इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1960 से 1970s में हुई थी। और ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुए थे क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमको नेचर से चीज़ें मिली हुई हैं, जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे इनको नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज किया जा रहा था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, जंगलों को साफ़ किया जा रहा था, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इवन सॉइल की जो पोल्यूशन है, सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ता है। सॉइल इरोजन में जब जहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो मिट्टी को बाइंड करके रखते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तो पानी के बहाव के साथ में मिट्टी बहने लग जाती है, या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो भी मिट्टी उसके साथ में उड़ने लग जाती है। यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पोल्यूशन ऑफ सॉइल हो गया, एयर वाटर पेस्टिसाइड्स हो गए, और एक्सटिंक्शन ऑफ फोना एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो क्लाइमेट चेंज है वो आपको देखने को मिलता है। हेडिंग है व्हाट इज़ एनवायरमेंटल हिस्ट्री, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है कि जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट का नाम डाल सकते हैं, जैसे JRMC मिल। इन्होंने आइडेंटिफाई करा था 3 मेन स्ट्रीम्स होती हैं इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 मार्क कर दिए हैं, आप तीनों को नोट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये अच्छा खासा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ बात करते हैं फर्स्ट, इन द स्टडी ऑफ मटेरियल एनवायरनमेंट हिस्ट्री हैज़ इंटेल्स द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज नेचर इन्फ्लुएंस अमन ह्यूमन अफेयर्स। जो फर्स्ट जो पॉइंट था या जो फर्स्ट स्टडी थी वो क्या थी, मटेरियल एनवायरनमेंट। मटेरियल का मतलब ये होता है कि फिज़िकली जब हम हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं मटेरियल एनवायरनमेंट में, जैसे कि जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, हमारे व्हीकल्स वगैरह हो गए, या फिर आप जो कार्बन का अमाउंट है वो ज़्यादा उसमें यूज़ करने लग गए, या फिर एक्सेस में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रिज या AC इन सब चीज़ों से निकलता है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके एनवायरनमेंट पे क्या डाल रही हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। उसके अलावा कुछ फिज़िकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे जंगलों को हमने साफ़ कर दिया, सारे फॉरेस्ट वगैरह हटा दिए, या वहाँ पे फॉरेस्ट फायर करवा दिया, तो ये सब चीज़ें भी इसमें कंक्लूड होती हैं। नाउ
सेकेंड वन इज़ इट चैलेंजेस एंथ्रोपोसेटिक, मतलब कि जो फोकस करते हैं ह्यूमन नैरेटिव्स पे। इसमें क्या होता है, कल्चर और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्रीज होती हैं। इट कंसर्न विद दैट ह्यूमंस हैव थॉट, बिलीव्ड एंड रिटन रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर। जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें बात करी जाती है ह्यूमंस के कल्चर और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे। इट मीन्स कि जो ह्यूमन है वो क्या सोचता है, किन चीज़ों पे बिलीव है, और जो उनकी रिटर्न एविडेंसेस होते हैं, मतलब कि नेचर और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव पे देखा जाता है। क्यों ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज किया जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से। तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। नाउ इट एम्फेसाइजेज रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजेस ऑफ नेचर इन आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन एंड ओरल ट्रेडिशंस। तो हम इसकी हेल्प से जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं या इमेजेस होते हैं नेचर के, वो कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी को बोल के कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें नेचर का हमारे ऊपर है कि हम नेचर को कितना पॉजिटिव वे में दिखाते हैं, कैसे उसके इंपॉर्टेंस बता के दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करें। और कैसे हम, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि एक हमारे करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम अपनी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखें। नाउ थर्ड जो मेन फॉर्म है, इसमें आता है पॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिलेटेड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। इन शॉर्ट पहला पार्ट जो है ना फर्स्ट, इसमें आता है कि जो भी स्टडी मटेरियल होता है एनवायरमेंटल हिस्ट्री का वो सब आएगा। सेकेंड वन में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्रीज आती हैं। एंड जो थर्ड वन है, इसमें पॉलिटिकल और पॉलिसी रिलेटेड एनवायरमेंटल हिस्ट्री आती है। पॉलिटिकल और पॉलिसी रिलेटेड एनवायरमेंटल हिस्ट्री में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। बहुत सारे सोशल और वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं जो हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स को आगे उठाते हैं, और हमें उनको देख के उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन यूजुअली लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए नेचर जो है उसका डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ लास्ट में है अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। इट इज़ अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव study of climate and it outreach often beyond contemporary administrative boundaries। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर रीजन पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम उसके आसपास की और कंट्रीज़ या उस पर पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का बॉर्डर पढ़ रहे हैं और उसके साथ में आपने देखा कि उसकी जो नेबरिंग कंट्री है, थोड़ा बहुत आपने उसके बारे में भी जान लिया। तो ये चीज़ें भी आपस में क्या करती हैं, हिस्ट्री को रिलेट करती हैं। इसका एक बहुत ही प्यारा सा और करंट वाला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जो श्रीलंका में ना क्राइसिस चल रहे हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो श्रीलंकन नेवी है वो हमारे जो इंडियन जो मछुआरे होते हैं जो फिशिंग के लिए जाते हैं, उन सबको कैप्चर करके और उनको कई बार अपनी जेलों में डाल दिया जाता है या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, देखिए जो भी श्रीलंकन वो जो ओशंस हैं या वहाँ का जो पानी का एरिया है वो क्या है, डिवाइड है। हमारी इंडियन टेरिटरी का अलग है, श्रीलंकन टेरिटरी का अलग है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ट्रॉलर्स होते हैं जो फिशिंग करते हैं, ये लोग उसको क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, फिर श्रीलंकन नेवी उनको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। यही चीज़ इसमें दिखा रखी है कि आप उस चीज़ को क्रॉस करके और फिर आप नेक्स्ट उसमें चले गए। तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री का सिर्फ ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर रीजन की बात करें, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात होती है और पूरे वर्ल्ड की चीज़ें जितनी भी हैं उन सबको रिलेट करके स्टडी करी जाती है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है डिबेट्स इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए डिबेट्स इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये चीज़ें। एक बार आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है चेक योर प्रोग्रेस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरमेंटल हिस्ट्री। और गाइज ये ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके क्वेश्चन के आने के एग्ज़ाम में 98% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि एक तो ये बुक के ऊपर है, मतलब ये जो बुक है हमारी हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उससे रिलेटेड है, प्लस ये स्टार्टिंग का इंट्रो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पुट किया गया है, तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 6, 7 और 8 पे जाइए। पहले तो पेज नंबर 6 को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको क्या होता है, इसमें सारा आप इंट्रो देंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये था व्हाट इज़ एनवायरमेंटल हिस्ट्री, आप सारा इंट्रो में देंगे। और फिर आता है पेज नंबर 7 जिसमें कुछ डिबेट्स हैं एनवायरमेंटल हिस्ट्री से रिलेटेड। इसको 2 पॉइंट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ एनवायरमेंटल एथिक्स एंड सेकेंड वन
में जो रिच पुअर के बेसिस पे जो एनवायरनमेंट का डिवीज़न होता है। अभी वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स की। इसमें आता है एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस इकोसेंट्रिक। इसमें सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जो एंथ्रोपोसिज्म होता है, commonly understood in environmental ethics and philosophy refers to the view in which non-human nature में क्या होता है, non-human organisms होते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एनिमिलिया, ये एनिमल का ही एक किंगडम है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये क्या करती हैं बेसिकली कि जितनी भी ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ना, इसके अंदर मेनली ऑथर ने जो इम्पोर्टेंस दी है, वो प्राइमरी वैल्यू जो दी है वो नॉन ह्यूमन नेचर को दी है। मतलब कि इन सब को दी गई है कि जो नेचर है वो इन नेचर की रिक्वायरमेंट और नेचर का जो डिपेंडेंस है या फिर नेचर को प्रोटेक्ट करने में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का या नॉन ह्यूमन नेचर का ज़्यादा है। ये इस पैराग्राफ में बोला गया है। लेकिन जब बात करते हैं इकोसेंट्रिक की, देखिए जो इकोसेंट्रिक है यहाँ पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो और जो नॉन ह्यूमंस है वो दोनों नेचर का ही एक पार्ट है और दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्क कर दिया है मैंने, नॉन ह्यूमन नेचर इज़ वैल्यूड प्राइमरी फॉर इट्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस और द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रॉडर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट इन द anthropocentric worldview. Individual plants, animal population, biotic communities and ecosystems are accorded only instrumental, not intrinsic value. मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है जो कि नॉन ह्यूमन्स है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए और या फिर जो भी बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें इसके अंदर रिलेट हैं। यहाँ पे ह्यूमन से रिलेटेड बात नहीं करी गई और अगर बोला भी गया है तो ह्यूमन को एक नेगेटिव कैरेक्टर की फॉर्म में देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इकोसेंट्रिक व्यू की, तो इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे ह्यूमंस जो है ना वो एक पार्ट है नेचर का एंड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द वेब लाइफ एंड हील द डैमेज कॉज बाय द आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इट एसेस द इकोस्फीयर एंड ऑल द लाइफ इंडिपेंडेंट एंड बोथ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस आर ऑर्गेनिजम्स आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम प्रोसेस। इन शॉर्ट इसमें ये बता रखा है जो ह्यूमंस है वो हमारे नेचर का एक पार्ट है और ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो डिपेंड करते हैं इकोसिस्टम प्रोसेस के ऊपर और इनका इक्वली कंट्रीब्यूशन है, तो इनकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इस चीज़ को लेके। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है वो आता है एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसिनी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग, एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है ना ये होता है ह्यूमन जनरेटिंग। तो इसमें क्या होता है, स्टडी करी जाती है जो ओरिजिन होता है ह्यूमैनिटी का। फॉर एग्जांपल इसमें ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन हो गया, वेजिटेशन रिमूवल, केमिकल एक्सप्लेनेशंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं एंथ्रोपोजेनिक में। इसमें और क्या चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ जो एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस हैं उनका नाम भी गिवन है। अब यहाँ से इसको आंसर को पिक करिए और एंथ्रोपोजेनिक के बारे में आपको लिखना है। वहीं अगर हम एंथ्रोपोसिन लिखें, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, देखिए इसमें आपको ना यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है एनवायरमेंटल एथिक्स में, एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस इकोसेंट्रिक। आप दोनों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और फिर सेकंड डिबेट में आपके पास में जो है वो है एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसिनी। तो यहाँ पे भी आप दोनों के बारे में एक एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं। एंथ्रोपोसिनी का जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन द अर्थ सिस्टम रेंजिंग from deforestation, energy use and air pollution, harvesting of fisheries and climate change। यहाँ पे जो दोनों ही टर्म्स हैं एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसिन, ये दोनों ही टर्म्स इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से रिलेटेड हैं, उन्हीं की बातें करती हैं। लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि जहाँ पे हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं कि इसमें जो पॉपुलेशन हो रहा है या इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है या वेजिटेशन है उसको पूरी तरीके से रिमूव किया गया है या फिर केमिकल्स का यूज़ किया गया है। वहीं जो एंथ्रोपोसिन है इसमें क्या है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है ना उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। वैसे ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लेकिन यहाँ पे इनको पूरी तरीके से डैमेज करके ख़त्म किया गया है इंटेंशन के साथ में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसान अपना कंफर्ट देखता है, उसकी वजह से चीज़ें डैमेज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एयर पोल्यूशन क्या है, हम बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, हमारी मतलब बहुत सारी इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, हार्मफुल गैसेस, उन सब की वजह से, या फिर आप व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें जो फ्यूल है उसका यूज़ करते हैं तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये चीज़ें फैक्टर्स वर्क करती हैं। नाउ एंथ्रोपोसेनी जो है ना वो सजेस्ट करता है, एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट द अर्थ इज़ नाउ मूविंग आउट ऑफ इट्स करंट जियोलॉजिकल एपेक द होलीसीनी एंड द ह्यूमन काइंड हैज़ बिकम अ ग्लोबल जियोलॉजिकल फोर्स इन इट्स ओन राइट। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के लिए वो कौन है, ह्यूमंस हैं। किस तरीके से ये पर्सपेक्टिव आप इसमें दे सकते हैं। बेसिकली जो एंथ्रोपोसीनी है ये क्या है, एंथ्रोपोसीन, ये आप देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये एक अनऑफिशियल यूनिट है ऑफ जियोलॉजिक टाइम की, जो डिस्क्राइब करती है जो मोस्ट रीसेंट पीरियड होता है अर्थ की हिस्ट्री का, जिसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, या जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर आपका इकोसिस्टम हो। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट आंसर था ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। तो इसमें आपको पहले इंट्रो देना है, उसके बाद में डिबेट दे रखी है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दोनों ई डिबेट्स में आप थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिख के विद एग्जाम्पल और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के नाम लिख के आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ गाइस, ये यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड यूनिट में हम लोग इसकी सेकंड वीडियो जो आएगी, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इसका चेक योर प्रोग्रेस का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोलॉजिकल एक्सचेंज, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, इसीलिए मैं इसको सेकेंड पार्ट में कवर करवा दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।